करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected prime minister, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में सियासत की और सियासी पसंदीदगी की हवा किस रुख पर चल रही है, इसका किसी हद तक अंदाज़ा होगा इतवार को जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होंगे। तीनों बड़ी सियासी जमातें ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है और अब फैसले की घड़ी आ रही है। इमरान खान बमुकाबला मरियम नवाज़ बमुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी। देखते हैं अवाम किसको जितवाते हैं। बिलावल सबसे ज़्यादा सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। 24 रोज़ हो गए हैं मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान में रात दिन उन्होंने एक कर दिया है। मरियम नवाज़ भी पिछले एक हफ्ते से जल से जुलूसों में गुजर रही हैं और आज रात 12 बजे उनकी और तमाम इंतखाबी मुहिम गिलगित बल्तिस्तान में ख़त्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी पोजीशन की वजह से इस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अब ये इंतखाबी मुहिम अपने अंजाम को पहुँच रही है। मगर भरपूर इलेक्शन कैंपेन चली गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रही है। बिलावल भुट्टो आएगा और हम मिलके इंशाल्लाह ताला मिलके जश्न मनाएंगे। यहाँ के अवाम को गुर्बत से बचाना है, इस तहत तो सबको काम चाहिए। पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि आप जीत रहे हो। चंद दिन रह गए हैं और कोशिश करें कि इंशाल्लाह सिर्फ जीतना नहीं है लेकिन लीड से जीतना है। तरीके इंसाफ ये इलेक्शन भी जीतेगा, आप सूबा भी बनेंगे। 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलोगे और शेर के ऊपर मोहर लगाओगे। नवाज शरीफ खप्पे पे टप्पा। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। तकरीबन 15 लाख की आबादी के इस इलाके में तीनों ही पार्टीज़ ने जमकर इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर सर्वे और अंदाजे कहते हैं कि PTI को बरतरी है। हालिया गैलेप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट्स की जानिब से 2 बड़े एक्सटेंसिव सर्वे किए गए। गैलेप के मुताबिक 27% वोटर्स ने PTI को अपनी पहली पसंद करार दिया, जबकि 24% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 14 ने PMLN को। और पल्स कंसल्टेंट्स की जानिब से किए गए सर्वे में वोटर्स के मुताबिक PTI 35%, PPP 26% और नून लीग 14% पर तीसरे नंबर के साथ है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दर्जा हरारत क्या है, वहाँ पर सियासी हवा का रुख किस जानिब है, ये हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन करें, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और मारूफ सहाफ़ी हैं अलीना शिगरी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा। क्या आपके पास खबरें आ रही हैं, किस रुख पे ये कैंपेन चल रही है और क्या लोगों का जो कल जब वो इतवार को फैसला करेंगे तो लाइकली फैसला क्या है? गैलेप और पल्स तो PTI को आगे दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कामरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगरचे दर्जा हरारत जो सियासी दर्जा हरारत है वो बड़ी उरूज पे नज़र आ रही है और लाइक यू सेड कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है वो 24 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। ये पहली दफ़ा इंटरेस्टिंगली देखा जा रहा है कि कभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हों और ऑपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह से पार्टिसिपेट करी हैं कैंपेनिंग में, जितना उनका इंटरेस्ट इस वक्त नज़र आ रहा है वो पहले कभी माजी में देखा नहीं गया। अमूमी तौर पे जो देखा जाता था वो यही था कि जी कुछ चंद मिनिस्टर्स आके कैंपेनिंग जो है नज़र आ जाती थी एक छोटे पैमाने पे, लेकिन कभी पार्टी कायदीन इस तरह से जोश व खरोश के साथ जलसों से खिताब और जलसों में भी तादाद जो आवाम की है वो हर जलसे में तकरीबन बड़े ज़्यादा बेइंतहा लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो वोट भी ज़्यादा होंगे। नेचुरली गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स कंसिडर की जाती है। वहाँ पे जो फैक्टर्स देखे जाते हैं उसमें एक तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक वोट बैंक होता है, साथ साथ जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार होता है
उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, उसको कितनी स्ट्रेंथ हासिल है, उसके ताल्लुकात किस हद तक हैं, वो तमाम चीज़ें भी फैक्टर इन किए जाते हैं। बरादरी जो हम अमूमी तौर पे जो पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस में देखे जाते हैं कि जी बरादरी सिस्टम, तमाम वो फैक्टर भी देखा जाता है। और साथ साथ यहाँ पर कितने काम किए गए हैं, रवायती तौर पर मसाइल इनके हल करने की तरफ जो है वो किसका रुझान नज़र आया है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर पार्टीज़ की डिफरेंट पार्टीज़ की पोजीशन हम अगर उसको मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने जो सर्वे का भी हवाला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको, और रिवायती तौर पे जो कहा जाता है कि जी जो इसकी वफाक में हुकूमत होती है, सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है, उसको थोड़ा एज हासिल होता है। लेकिन लेट्स सी कि इस इलेक्शंस में जो है वो क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, बहरहाल क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट है, जितने भी जो फ्यूचर कोर्स लेना है गिलगित बल्तिस्तान में, ये बहुत ही स्ट्रेटिजिकली बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रोविंस बनाना जा रहा है, तो उनकी जो फ्यूचर है, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो तो सारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ अटैच है। फेडरल गवर्नमेंट को वोट ना देना, पीटीआई को वोट ना देना, तो फिर कॉस्टली भी हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। और भी रीजंस हैं कामरान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो है अगरचे डेवलपमेंट के काम अपने दौर में किए हों, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो नाला नज़र आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से जो वादे किए गए, और सरताज अजीज़ साहब की जो सरबराही में कमेटी बनाई गई थी जिसने तमाम होमवर्क कर लिया था, उसके बाद भी उनके जो है वो मुतालबात अपनी जगह पे जो है लोगों के कायम रहे। तो वो तमाम चीज़ें हैं, प्लस इनके जो इलेक्टेबल्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी हासिल करने में कामयाब रही। दूसरा ये फैक्टर जो फिदा मोहम्मद नाशाद साहब हैं और जो इब्राहिम समाई साहब हैं, वो इलेक्टेबल्स और उनकी बड़े जाने माने जो है वो कैंडिडेट्स हैं, तो वो हासिल कर लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बट कामरान साहब इसमें भी ये एक डबल एज स्वॉर्ड नजर आती है, क्योंकि इसका भी फायदा जो है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आपको पता है कि भाई उसका वोटर भी उनका बयानिए को फॉलो करेगा, जलसों में जो नारे लगाए जा रहे हैं, तो अगर इनके कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गए तो वोटर जो है वो नेचुरली उसकी साइकी को भी मद्देनजर रखना है। वो वोट का फायदा जो है चेमोगोइयां यही हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर इस चीज में एज हासिल हो सकता है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना जी, वो देखना होगा कि वोट पड़ेगा गवर्नमेंट को और वोट पड़ेगा एंटी गवर्नमेंट को। तो जो एंटी गवर्नमेंट वोट है उसमें तो दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट हैं, इतनी बड़ी बड़ी दो अपोजिशन की जमातें हैं, वो अलग अलग खड़ी हैं और जाहिर है कि वो एक दूसरे को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। तो क्लियरली जो एंटी गवर्नमेंट वोट है वो तो स्प्लिट हो ही जाएगा। एब्सोल्युटली। और ये भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कामरान साहब, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरह यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं है कि 2-3 लाख की जो है वो पॉपुलेशन हो एक हल्के की। यहाँ पर 18 से 20 हज़ार का जो है वो एक पॉपुलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की, और जो वोट भी पड़ता है वो 10 से 15 हज़ार तकरीबन उसका वोट होता है। तो और परसों के हवाले से तो बड़े प्रिडिक्शंस भी किए जा रहे हैं कि शायद बर्फबारी जो है उसकी भी प्रिडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, तो अगर वो भी फैक्टर इन होता है तो नेचुरली वोट पे उसका इम्पैक्ट होगा। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली इस चीज़ में जो है एज, और इस्लामी तहरीक का और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का उनके साथ मिल जाना, वो भी नेचुरली इनका पलड़ा जो है वो, लेकिन कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कामरान साहब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पुराने वर्कर्स को बिलों से निकाल लिया है लिटरली इन गुज़िश्ता चंद दिनों में। तो वो तमाम लोगों को बाहर निकाल के और अपनी पार्टी को जो है वो एक रिवाइव करने के हद तक जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बड़े कामयाब नजर आए हैं कि पीपल्स पार्टी का आपको पता है लास्ट इलेक्शंस में एक ही सीट थी। तो अभी अगर जिस तरह से इनके मेहदी शाह साहब हैं स्कर्दू से, शिगर से इमरान नदीम साहब हैं, और जो तीसरे इनके कैंडिडेट हैं इस्माइल साहब खपलू से, तो वो भी जो है उनकी भी एक जो है से नज़र आती है। बट एक सेटबैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामरान साहब वो है गिलगित 3 से जो हल्के में जिसमें पोलिंग जो है वो डिले की गई है, वहाँ पर 22 नवंबर को पोलिंग होगी, क्योंकि 23 हल्कों में ये 15 तारीख को पोलिंग होने जा रही है, और एक हल्का है जिसमें जाफर शाह साहब जिनकी वफात के बाद जो है ये पोलिंग लेकर चले गए हैं ये 22 नवंबर को। ये एक बड़े मजबूत कैंडिडेट थे और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से सेटबैक ज़रूर होगा। लेकिन जो एक कॉमन एक फैक्टर देखा जा रहा है कामरान साहब वो ये है कि इन पार्टीज़ ने अपने जो अच्छी पोजीशन, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी पॉलिटिकल जो जिनकी एक स्ट्रेंथ नज़र आती थी हल्कों में, कुछ लोगों को जो इग्नोर किया है टिकट नहीं बांटने के हवाले से, तो वो भी बड़े नाला और फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।
अलीना शिगरी बहुत ही इंसाइटफुल हमें व्यूज़ दे रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने जा रहा है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे उस शख्स का जो कि अमेरिका में जारी है, जहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रंप ना अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, ना नए सदर इलेक्ट जो बाइडेन को मुबारकबाद देने के लिए तैयार है, मगर न जाने वो अगले 67 दिन में क्या क्या करना चाहते हैं। पूरी दुनिया बहुत ही शजदर है, बहुत ही सस्पेंस की कैफियत है, अमेरिका की तरफ देख रही है। वहाँ हो क्या रहा है दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। अमेरिका में इलेक्शन हुए 10 रोज़ गुजर चुके हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो बाइडेन ने 290, डोनाल्ड ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एरिज़ोना की रियासत में भी इस वक्त जो बाइडेन फैसलाकुन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन हर लिहाज से बहुत ही कन्विंसिंग कामयाबी लगती है जो बाइडेन की। अमेरिका के आइंदा सदर होंगे, 21 जनवरी को हल्फ उठाएंगे, लेकिन अभी तक अमेरिका में ट्रंप सर्कस जारी है। सदर ट्रंप ने अभी तक हार तस्लीम नहीं की और फिर जाहिर है कि जो बाइडेन को कोई मुबारकबाद नहीं दी। वो बज़िद है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और सरकारी नताइज के मुताबिक जो अगले हफ्ते आएंगे उनमें वो जीत जाएंगे। सदर ट्रंप जनवरी तक वाइट हाउस में रहेंगे और ख़दशा है कि वो इस दौरान खारजा अमूर से मुताल्लिक़ तबाहकुन फैसले कर डालेंगे और अमरीकी अखबारात में इस सिलसिले में बहुत ही तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वो चीन से पंजा आजमाई कर रहे हैं और इसको किसी भी लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ट्रंप ईरान की जौहरी तनसीबात पर भी हमला कर सकते हैं और ये मामला खारिज अज़ इम्कान नहीं है। सदर ट्रंप को इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आने के बावजूद 7 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और उनमें से कसीर तादाद समझती है कि इस मरतबा अमरीकी इंतखाबात शफाफ नहीं हुए और शायद यही वजह है कि सदर ट्रंप शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल उन्हें वाइट हाउस तो खाली करना होगा। तमाम आसार और शवाहिद यही बताते हैं, बस सूरत दीगर उन्हें निकाल बाहर रखा जाएगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक बेली ने कल अपने एक बयान में कहा कि हमने आईन की पासदारी का ओथ उठाया है, किसी बादशाह या आमिर की पासदारी का नहीं। पिछले 10 दिन से अमेरिका में क्या सर्कस जारी है, इस पर निगाह डालते हैं। अमेरिका में जारी ये दिलचस्प सदारती सर्कस के इस वक्त क्या मनाजिर हैं देखने के लिए जाएंगे न्यूयॉर्क, जहाँ पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुआविज़ सिद्दीकी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुआविज़ सिद्दीकी साहब। बताइएगा कि कितना सीरियस है ये जो ट्रंप का पोस्चर है कि मैं नहीं मानता और ना वो मानते नज़र आ रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में कुछ वो दिखाएंगे, कुछ करेंगे। कितना ये डिसरप्ट कर सकता है अब से लेके 20 जनवरी तक का जो वक्फा है, 67 दिन है, जिसमें कि फिर 20 जनवरी को सदर बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं ट्रंप? देखें, ये बहुत ज़्यादा संजीदा भी है और इसको आसान नहीं लेना चाहिए। आप ये समझें कि जो इनके फादर्स ने जो रूल बनाया था ये डेमोक्रेटिक नहीं था, जमहूरी नहीं था, इसलिए मसाइल आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ये निस्बतन बीडी सिस्टम वाला था, यूब खान वाला, के इलेक्टोरल वोट जमा होते थे। अच्छा, इसके बाद जो कवानीन बने कामरान साहब, वो कवानीन हैं, आइन में बहुत ज्यादा तशरीह नहीं है, तो हर रियासत ने इस हवाले से मुख्तलिफ कवानीन बनाए हुए हैं। अभी भी सूरत हाल ये हो सकती है कि किसी वक्त भी कोई चीज पलट सकती है अगर मामला आगे बढ़ता है। देखिए, इस वक्त बहुत सारी जो चीजें नहीं हो रही, इस वक्त जो बाइडेन को इस वक्त जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो ब्रीफिंग देनी है वो नहीं दी जा रही, इसलिए कि मामला अटका हुआ है। और ये मामला पहले भी हुआ था जब जॉर्ज बुश और एल गोर के दरमियान हुआ था। उस वक्त जॉर्ज बुश को ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जब वाकया हुआ 9/11 का, तो कहा यह गया कि वो 23 दिन जो है वो 35 दिन जाया हो गए थे। तो इस लिहाज से ये मामला संजीदा इसलिए कि अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे हैं कि वोटों को काउंट होने दिया जाए। उसके अलावा उनकी कानूनी मुशीर भी कह रही है कि हम इंतखाब को नहीं मानते। अब लेकिन टेक्निकली मुआविज़ साहब ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है ना कि ये वोट काउंट अभी जारी है, ये मरहला अभी भी सरकारी गैर सरकारी तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वो तो ऑफिशियल चीज़ तो अभी नहीं हुई है। जब तक ये वोट काउंट जारी है उस वक्त तक ये जिस मरहले की आप बात कर रहे हैं वो तो शुरू टेक्निकली और लीगली शायद हो भी नहीं सकता। जी हाँ, पहले वोट काउंट हो जाए। देखिए, 20 नवंबर तक तो जॉर्जिया में वोट काउंट हो रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसके बाद जब ये वोट काउंट हो जाएंगे और उसके बाद फिर स्टेट उसको मोहर लगाएगी, तो रियासत में कई मुख्तलिफ कवानीन है। उसके बाद जब रियासत मोहर लगाएगी इसको अपने रिजल्ट पे, तो 15 दिसंबर के मिड में इलेक्टोरल वोट्स का जमा होना है और जो वोट डालेंगे और उसके बाद 5 जनवरी को कांग्रेस को इसको अप्रूव करना है और 20 जनवरी को हलफ उठाना है। ये जो खबरें आ रही हैं कि बहरहाल 20 जनवरी तक तो ट्रंप सदर हैं, इस दौरान वो कोई मार्का आराई कर लें, वो चीन के साथ जो इस वक्त जारी टेंशन है उसमें मजीद इजाफा कर दें, ईरान के साथ खबरें ये हैं कि वो ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि जौहरी तनसीबात के खिलाफ कुछ एक्शन कर लें। ये काफ़ी सीरियस मामलात है ना, ये तो जी बहुत संजीदा। जी
बहुत संजीदा मामला है। दूसरी बात ये, अगर उसको तरफ हम छोड़ते हैं, अगर शायद बैनुल अक़वामी मामलात में ना करें, फर्ज करें कल से जो है वो जो रिलीज शुरू हुए हैं, इनके सपोर्टर्स ने ऐलान किया है, वो तशद्दुद का रूप धार लेती हैं। उसके बाद अगर फर्ज करें, अब दोनों सूरतों में ये है कि दोनों के हामी एक साथ खड़े हैं। अगर फैसला कुछ और होता है तो यहाँ जो ब्लैक्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं और जो लिबरल्स हैं, उनमें बहुत शदीद गुस्सा पाया जाता है इस वक्त, इंतहाई खुशी की हालत में। और अगर रिजल्ट बदल दिया जाता है और अगर रिजल्ट नहीं तब्दील किया जाता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब एक पूरी 1800 के बाद ये पहली मरतबा ऐसी सिचुएशन आई है कि एक सदर अपनी हाथ तस्लीम नहीं करना, 220 साल बाद ये सिचुएशन आई है। लेकिन इस वक्त इनके हामी बहुत ज्यादा हैं, 7 करोड़ वोट मिले हैं, रिपब्लिकन भी तकसीम हो गए। कुछ रिपब्लिकन इनकी हिमायत कर रहे हैं कि भाई उनको कानूनी हक हासिल है कि इनके कानूनी जो है वोट गिने जाएं, जबकि दूसरे रिपब्लिकन जो है वो चाहते हैं कि अमरीकी निजाम चलता रहे। लेकिन रिपब्लिकन इनकी हिमायत करने पे इसलिए मजबूर है कि ये 7 करोड़ वोट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीकी, हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि महज़ब और महफूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर तिजारती दारुल हुकूमत कराची के नसीब में ही नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13वां साल है, लेकिन PPP कराची को सर्कुलर रेलवे या मेट्रो बस तो क्या एक बस तक नहीं दे सकी। कराची के अवाम इस लिहाज से भी बदकिस्मत है कि मुल्की खजाने में 70% और सिंध को 95% टैक्स देने के बावजूद इनके मुकद्दर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। नतीजतन कराची वाले खस्ता हाल धुआं उड़ाती हुई टूटी फूटी बसों में लटक कर या उनकी छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। वो मनाजिर हैं जो पाकिस्तान में कहीं आपको देखने में नहीं आएंगे, दुनिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया कराची पर हंसती है, मगर अब इसकी जो कैफियत है उस पर दुनिया तबसरा कर रही है। मगर बिलावल भुट्टो जो कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कायद है, उन्हें कभी नहीं दिखता, कभी उन्होंने कराची में इस कैफियत के हवाले से सिंध हुकूमत से ना कोई मुतालबा किया है, ना हुक्म दिया है, ना हिदायत दी है। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग ने तबाहाल सड़कों और बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कराची को सियासी यतीम करार दिया था और शहरियों की बेकसी पर लिखा था कि कराची ऐसे शहर की तस्वीर पेश कर रहा है जिसका कोई वाली वारिस नहीं। इससे काबिल नामवर आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने कराची को रिहाइश के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर कह दिया था। 3 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की डांट डपट और सख्त सरजनिश के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने अचानक पीर से कराची सर्कुलर रेलवे चलाने का ऐलान तो कर दिया है, मगर सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब 4 बोगियों की आजमाइशी ट्रेन सर्कुलर रेलवे ने ट्रैक पर चलाई तो 14 किलोमीटर का चंद मिनट का सफ़र 2 घंटों में तय हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ट्रैक को साफ करने के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डांट डपट, डेडलाइंस, अहकामात सबको मुसलसल मुस्तरद कर रही है। उसके सामने दीवार बनी खड़ी है। पीर को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध की खूब खिंचाई करते हुए रिमार्क्स दिए। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। तो उसी रोज पाकिस्तान रेलवेज ने 16 नवंबर से पिपरी से औरंगी टाउन तक 60 किलोमीटर तवील कराची सर्कुलर रेलवे शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये तो थे अहकामात और ऐलानात। अब बात करते हैं जमीनी हकायक की। वो ये है कि कल कराची सिटी रेलवे स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक आजमाइशी ट्रेन चलाई गई तो बोसीदा टूटे फूटे ट्रैक की वजह से ट्रेन ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। कई जगह से पटरियां उखड़ चुकी हैं या जमीन में धंस चुकी हैं। सिग्नल्स का तो नामो निशान तक नहीं। यह वजीर मेंशन का रेलवे ट्रैक जो किसी लकड़ी की टाल की शक्ल में नजर आ रहा है। पटरी पत्थरों से भरी पड़ी है और ट्रैक पर लकड़ी की बल्लियां बिछाने का काम तक शुरू भी नहीं हुआ है। कराची सर्कुलर रेलवे के किसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म समेत बाकायदा टिकट घर तो दूर की बात, सड़कों और गुजरगाह पर हिफाजती फाटक तक नहीं है। सर्कुलर रेलवे स्टेशन कचरा कुंडियों में बदल चुके हैं। पटरी पर मोटरसाइकिलें चलना मामूल है, कहीं बच्चे साइकिल चला रहे हैं। ये देखें, यहाँ ट्रेन और गधा गाड़ी
बराबर चलाने का इंतजाम भी है। यह है कराची सर्कुलर रेलवे लियारी स्टेशन, जिसका हाल यह है कि कुतबे से नाम तक नहीं पढ़ा जा सकता। यहाँ का आसिफ ज़दा रेलवे स्टेशन खंडर बन चुका है। ये इमारत किसी भी वक्त किसी हादसे का पेश खेमा बन सकती है, जबकि टिकट घर मंशियात के आदी लोगों का गढ़ बन चुका है। मलीर, डिगरोड और चनेसर हाल के स्टेशन के साथ रेलवे ट्रैक किसी हद तक मौजूद है, क्योंकि वहाँ मामूल की ट्रेनें चलती हैं, लेकिन यहाँ भी फाटक की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों की आमदोरफ्त से लगता है कि ना हुकूमत को लोगों की फिक्र, ना आवाम को अपनी जान की परवाह है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात काबिश अपनी जगह, कराची की तरसती हुई आंखें अपनी जगह। 13 साल से एक भी पब्लिक बस कराची को ना देने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है, जो एफर्ट है, उसके सामने भी लगता है कि हुकूमत सिंध को दीवार बना के खड़ा कर दिया है। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये तो मंसूबा काबिल अमल ही नहीं है और किसी सूरत में भी ये कामयाब नहीं होगा। ये पैगाम था सुप्रीम कोर्ट को भी, कराची के अवाम को भी, आखिर उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट बिल आखिर कराची को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की काविशें कर रही थी। जो बता रहे हैं कि 1964 में एक सर्कुलर रेलवे थी, उसको उस हालत में बनाने के लिए कोर्ट के अहकामात हैं, जिस तरीके से वो हो रहे हैं। लेकिन उससे मेरा ये ख्याल है, हुकूमत सिंध का भी ये ख्याल है कि उससे कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा। हमें कराची में, कराची जैसे शहर में एक मॉडर्न लाइंस पे मास ट्रांजिट सिस्टम बनाना चाहिए। सर्कुलर रेलवे जो है एक मॉडर्न मेट्रो होनी चाहिए। वो 1960 या 1950 वाले इंजन से काम नहीं चलेगा। और उसमें हम वक्तन फ़वक्तन वफाकी हुकूमत से, ये पहले जायका का प्रोजेक्ट था, फिर हमने सीपेक में इसको इंक्लूड कराया। फेडरल गवर्नमेंट से हमने कई बार मुतालबात किए हैं कि जैसे लाहौर में उन्होंने सपोर्ट किया है ऑरेंज ट्रेन को, उसी तरीके से कराची में सपोर्ट करें और ये यहाँ पे भी लोगों की सहूलत के लिए ये मास ट्रांजिट सिस्टम, जिसको मुझे उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होगी कराची को देने के लिए। कुछ और ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो सहूलत, जो फैसिलिटीज़ ऑरेंज ट्रेन को दी गई है लाहौर में, वही हमें कराची के लिए सर्कुलर रेलवे के लिए। मुराद अली शाह ने विफाक का जिक्र किया, विफाक से मदद मांगी, मगर ये नहीं बताया और इस हकीकत का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि लाहौर में फरवरी 2013, रावलपिंडी में जून 2015, मुल्तान में 2017 से मेट्रो बस चल रही है, जो कि पंजाब हुकूमत ने चलाई है, जबकि 3 माह कबल पेशावर की BRT भी चल पड़ी है। लाहौर में ऑरेंज लाइन वाटर लाइन का ट्रेन का मनसूबा भी अब पहिया वहाँ पे घूम रहा है। वो विफाक का और पंजाब का मुश्तरका मनसूबा था, लेकिन बाकी BRT मनसूबे तो पंजाब की हुकूमत ने, KP की हुकूमतों ने बनाए हैं, लेकिन कराची को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हसरत और महरूमी के सिवा कुछ नहीं दिया है। कराची वाले भूल नहीं सकते। ये तो मिला है पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों को, कराची को जो मिला है सिर्फ वादे मिले हैं। कराची को सिर्फ झूठ मिला है, बार बार कराची से वादे, हर थोड़े कुछ महीनों के बाद वादे, ये हुकूमत सिंध ने कराची को दिया है। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है, 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड हो। जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हज़ारों बसें कराची शहर में नज़र आएंगी। बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं, वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। एक पब्लिक बस नहीं है, एक मेट्रो बस नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि फरवरी के एंड तक ये स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मार्च के पहले 1-2 हफ्ते में 2020 में ही आपको यहाँ पे बसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह। मुझे इस पे बड़ी नदामत है और इस ताखीर पे मैं माज़रत ख़्वाह ज़रूर हूँ। डिले बहुत हुई है और इस पे मैं पहले भी नदामत का इजहार कर चुका हूँ। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ। ये तकालीफ हुई, ये मसाइल दरपेश आए, उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हम माज़रत ख़्वाह भी हैं, आज भी हैं, पहले भी थे।
یہ تو بیچارے معذرت بھی کر لیتے ہیں، مگر سندھ کے وزراء جو باقاعدہ وعدے کرتے رہے ہیں، صرف یہ ناصر حسین شاہ کی نہیں، حکومت سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عزم تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کراچی والوں سے، اور یہ وہ سفید جھوٹ تھا جو کہ کراچی والے مسلسل سنتے رہے ہیں۔ کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا۔ پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر؟ بس کب آ رہی ہے؟ دیکھیں جو روٹین میں بسز آنی ہے مختلف انٹر سٹی، اس کی تفصیل تو آپ کو ٹرانسپورٹ منسٹر دیں گے، اس پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر بھی چینج ہو گئے، مگر وہ کیا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھیں اور یہ ختم کہانی ایک بار ختم تو کریں نا، اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں، آپ بولے کہ اب یہ نہ پوچھیے گا۔ دیکھیں اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اب میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے بس۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ودن 90 ڈیز کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں۔ ڈائیوو کی طرف سے 1000 بسز ودن 60 ڈیز جو کراچی میں انشاءاللہ 60 بسیں آئیں گی۔ ہم انشاءاللہ 90 ڈیز میں کراچی کی بسز ہم لے کے آ کے اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور میں اس کو کر رہا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور یہ بسز میرے ہوتے ہوئے ہی چلیں گی۔ تمام دعووں کے بعد جب ہم نے جناب ناصر حسین شاہ سے معلوم کیا کہ سندھ حکومت نے 12 سال میں 10 بسوں کا افتتاح کیا، ان کو پیپلز بس سروس کا نام دیا، ان کے پاس ایک بار بھی شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہ تھا، افسوس صد افسوس کہ وہ 10 بسیں بھی جو کراچی کو دی گئی، جو کہ سیکنڈ ہینڈ بسیں تھیں، جو پرانی بسیں تھیں، وہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز بس سروس کا آغاز ہو گیا۔ پیپلز بس سروس کے تحت چلنے والی بسوں کی تعداد 10 ہے۔ وعدہ تو آپ کا تھا ہزاروں بسوں کا، پھر سینکڑوں پر آ گیا، یہ جب آخر میں وقت آیا اتنے تمام انتظار کے بعد تو 10 بسیں صحیح، 10 بسیں صحیح، 10 بسیں صحیح۔ سر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اتنی ہزاروں بسز کے بعد 10 بسز پہ آ کے کوئی فخریہ وہ بات نہیں ہے کہ جس پہ آج مجھے بڑا فخر ہوگا جی میں نے یہ شروع کر دیا، یہ ندامت کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے 10 سال بعد 10 بسیں چلائیں، وہ بھی بند ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اپریل 2018 میں 10 بسیں چلائیں جو 1 سال بعد بند ہو گئیں۔ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ اس نے کمر باندھی ہوئی ہے، اور براہ راست احکامات ہیں کہ 19 تاریخ سے پہلے اس سرکولر ریلوے کو چلا دیا جائے۔ 22 کو اسی مہینے کی دوسری سماعت ہوگی اس معاملے کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جائزہ لے گی کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ذمہ داری انہوں نے لگا دی ہے چیف سیکرٹری سندھ کی، سیکرٹری ریلویز کی، اور کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے کام آگے نہیں بڑھا تو ہم وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی بلا لیں گے۔ پہلی ذمہ داری حکومت سندھ کی اور دوسری اہم ذمہ داری پاکستان ریلویز کی ہے۔ ریلویز اس سلسلے میں کتنی تیار ہے یہ ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، فرمائیے گا اب 16 آپریشن سے یہ آپریشن آپ نے ریلوے کا کراچی سرکولر ریلوے کا شروع کرنا ہے، کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں آپ نے؟ 19 نومبر کو ہم کر رہے ہیں جی، 16 ہم نے ٹرائل تو شروع کر دیا ہے، 4 کوچز ہماری اور تیار ہو جائیں گی تاکہ پورا سیٹ ہو جائے۔ 40 کوچز ہم نے بنانی ہیں، 11 کوچز کے ایک ریک سے ساتھ ہم 19 کی صبح کو انشاءاللہ یہ شروع کریں گے، کیونکہ 22 کو سپریم کورٹ میں تاریخ ہے اور سپریم کورٹ کا بہت زبردست اس پر فیصلہ ہے کہ اس کو جلد از جلد شروع کیا جائے۔ 14 کلومیٹر ہم نے خان صاحب خالی کر لی ہوئی ہے، اس 14 کلومیٹر پر ہم چلانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے جیسے سندھ گورنمنٹ ہمیں آگے خالی کر کے دے دے گی کراسنگ بھی اور دوسرے جو روڈ کراسنگ ہیں، ویسے ویسے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہم نے سامان سارا خرید لیا، ہماری طرف سے تیاری بالکل مکمل ہے چلانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا اولڈ ہی چلا دیں بے شک، سو ہم ان کو 3 فیسز میں چلا رہے ہیں۔ پہلا فیز 19 تاریخ کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیا ریلوے نے بتایا ٹریکس وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ جو سروسز دینی ہوں گی، بہرحال مختصر بھی چلائیں گے تو ٹریکس پراپر چاہیے، سروسز چاہیے، کیا فیڈ بیک ہے؟ ریلوے آپ کو کیا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں تجاوزات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی کام کر رہی ہے۔ جو ٹریک ہمارے پاس ہے وہ 14 کلومیٹر تک ہم نے خالی کیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ یہ 16-17 تاریخ تک ہم بالکل ریڈی کر دیں گے۔ 19 کو ہم ٹرین چلائیں گے اس پہ، اور لیکن جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لوگوں کا، کیونکہ کراچی میں لوگوں کے پاس بہت موٹر سائیکل ہیں،
بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن جتنے ریلوے کراسنگ ہے، جو سب کچھ ہے، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کو یا برج بنائے یا اوور برج بنائے یا انڈر برج بنائے تاکہ ٹرین جو ہے وہ چل سکے. لیکن ہم 19 کو اس کو چلا رہے ہیں، ہم نے ٹرائی شروع کر دی ہے، لیکن 19 کے دن ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. تو کیا آپ کو ریلوے کی سندھ حکومت کے ساتھ کچھ تو کوارڈینیشن ہوگی، کیونکہ جہاں ریلویز کی ذمہ داری لگائی ہے، سپریم کورٹ نے اسپیسیفک ذمہ داریاں سندھ حکومت کو بھی سونپی ہیں. یہ جو آپ انڈر پاس وغیرہ کی بات کر رہے تھے، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ایف ڈی او کو، ایف ڈبلیو او کو یا این ایل سی وغیرہ کو دیا جائے. کتنا کام کر رہی ہے سندھ حکومت اس سلسلے میں، اور ریلویز تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن ہوگا، کیا فیڈ بیک ہے؟ ہم تو سندھ گورنمنٹ کے پاس 2 دفعہ چل کر گئے ہیں خان صاحب، خود ذاتی طور پر گئے ہوں 2 دفعہ. ابھی تک تو انہوں نے کوئی موومنٹ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ بہت برہم ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے بہت خفگی کا اظہار کر رہی ہے. اب 22 تاریخ کو بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے سپریم کورٹ کی. انہوں نے دونوں ہمارے سیکرٹری کو بھی بلایا ہے اور چیف سیکرٹری سندھ کو بھی بلایا ہے، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ 22 سے پہلے جو ہمارے پاس لائن اویلیبل ہے ہم وہ تو چلا دیں، تاکہ ہم کسی بھی فیصلے میں بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہی ٹریک اویلیبل ہے، وہ ہم نے چلا دیا ہے. باقی جو تجاوزات ختم کرنے ہیں اور تجاوزات کو کلیئر کرنا ہے، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ریلوے بھی مل جاتی ہے، لائک تجوری ہائٹس اور دوسرے لوگ. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ ہماری زمین ہے، لیکن لوگ بھی آپ کو پتہ ہے سستی زمین کے لالچ میں ریلوے کی زمین پر آگے سے آگے وہ چلاتے رہتے ہیں، اور تجاوزات کئی ہاتھوں میں بکی ہوئی ہیں. سو بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن اس کی تاریخ 22 کو فیصلہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے کب تک یہ کرنا ہے. ہم مکمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جو تیاری آپ کی ہے، آپ نے کہا 14 کلومیٹر کا حصہ آپ چلا دیں گے 19 تاریخ کو. چلے جتنا بھی یہ چلا دیں گے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہوگی نا، ٹکٹنگ وغیرہ کا سسٹم، کوئی سٹاف ہوگا اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ. ریلویز نے وہ تیاری کر رہی ہے، ریلوے تیاری ہو چکی ہے، سب چیز ہم نے خود بنائی ہے. 90 لاکھ ایک کوش 90 لاکھ کی بنائی ہے. ہم تیار ہیں بالکل جی، اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ اس کی پہلی سروس دیں گے. اور اس کا رسپانس کیسے آتا ہے، جب تک پورا ٹریک نہیں بنے گا، پوری سرکلر ریلوے نہیں ہوگی، اس وقت تک تو لوگوں کا اتنا اس پہ رجحان نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارے ذمہ کام ہے اس کو تو ہم نے کرنا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایک سینڈوچ سا بن گیا ہوا ہے. ہم تیار ہیں جی، جو ہمیں ریلوے کو حکم ملے گا ہم اس پہ سارے پہ سرکلر ریلوے چلانے کے لیے چلیں جو بھی چلے گی، لوگ اس پہ بیٹھیں گے. کوئی ٹکٹنگ وغیرہ کا سسٹم آپ بنا رہے ہیں، کوئی اس کے لیے سٹاف وغیرہ کرنا پڑے گا، یا فری چلائیں گے شروع میں لوگوں کے لیے؟ جی ہاں بالکل، ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ. پہلے ہمارا خیال تھا کہ ایک آدھا دن پہلے چلا لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا ہماری پوری روٹین ہو جائے اور 19 کو چلائیں پورے صحیح طریقے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی کا ٹرانسپورٹ کا یہ معاملہ جگ ہسائی کا معاملہ ہے، لٹرلی جگ ہسائی. پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے. 13واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا. پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دور تک نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے، چند بسیں بھی نہیں دی ہیں، اور 8 بسیں جو دی تھیں وہ بھی تباہ برباد ہو گئی ہیں. اس سے بڑھ کے عبرت کی کہانی کوئی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری جہاں پر بھی ہوتے ہیں، اگر اس کا بھی ذکر کیا کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری کیا ہے، کس انداز کی پرفارمنس ہے اس صوبے میں جس پر ان کی 13 سال سے حکومت ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، وہ حل ہونے والا ہے. اس کی بڑی روشن کرنیں پیدا ہوئی ہیں، وہ کراچی کے بجلی کے نظام کے حوالے سے کے الیکٹرک کے بحران کے معاملات ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس کی براہ راست اب اپنے ایک خود نوٹس کے ذریعے اس پر گرفت حاصل کی ہے، اور اب اس سلسلے میں بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک کمرے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جمع کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور اب اس سلسلے میں ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں. وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، تمام ادارے مل کے تھریش آؤٹ کر رہے ہیں اس مسئلے کو، آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. اس کی بڑی امپورٹنٹ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی کی ابتدا آپ سن رہے تھے. وقفے سے قبل 13 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو ایک پبلک بس نہیں دے سکی، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دے نہیں سکی، اور اب لگتا ہے کہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کاوش کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، جس کے ذریعے وہ کراچی کو ایک متحرک سرکولر ریلوے دینا چاہتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک نظام دینا چاہتی ہے.
ये सिंध हुकूमत होने दे या ना होने दे, मगर कराची का एक और बड़ा देरीना मसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मावनत से पहली बार लगता है रोशन उम्मीद पैदा हुई है कि वो मसला हल हो जाए। वो कराची के बिजली का मामला है और जिसका ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के मसाइल से है, उन बहरानों से है जिसका सामना के इलेक्ट्रिक कर रही है। इस निज़ाम की बेहतरी और के इलेक्ट्रिक के इन बहरानों के खात्मे की रोशन उम्मीदें नमूदार, जैसे मैंने आपको बताया कि हो रही हैं, और इसकी तमाम क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने कराची में बिजली के निज़ाम की दुरुस्तगी और मसाइल हल करने के लिए मिसाली और ड्रास्ट कार्रवाई का आगाज़ किया है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाने और के इलेक्ट्रिक को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए बिजली निज़ाम के तमाम फरीक़ैन को एक मेज़ पर जमा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड रूम में ये समाअत हुई और के इलेक्ट्रिक के सरकारी वाजिबात और वसूलियों की तरीक़ाकार और बिजली के टैरिफ के निज़ाम से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब, मावन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर, मावन ख़ुसूसी पावर डिवीज़न ताबिश गौहर, चेयरमैन नेपरा, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न CEO कराची इलेक्ट्रिक मोनी सलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन को जजेस ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस रूम में कई घंटे ब्रीफिंग दी गई। इस तरह से ये बहुत नुमाइंदा इजलास था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मसले के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के मसले के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर हिदायत की कि के इलेक्ट्रिक की वसूलियों और बकायाजात पर मार्कअप और वाजबात के तस्वीर और बिजली की फराहमी के माहदे एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं जो ज़रूरत पड़ने पर वफाकी काबीना के जरिए होने चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट अहकामात भी जारी कर सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस से मोहलत की दरख्वास्त की गई, जिस पर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2 हफ्तों की मोहलत देते हैं। अपने चेंबर में आइंदा समाअत मुकर्रर कर दी और तमाम स्टेक होल्डर्स और को दीगर मसाइल की शनाख्त और उसके हल की तजवीज़ भी दी है। वफाकी वज़ीर असद उमर 2 बार कबल कह चुके हैं कि के इलेक्ट्रिक की ट्रांजैक्शन में शंघाई इलेक्ट्रिक अब भी दिलचस्पी रखती है। टैरिफ और अदायगियों का मसला हल हो जाए तो शंघाई इलेक्ट्रिक समेत किसी भी नई कंपनी से माहिदा हो सकता है और कराची की किस्मत बदलेगी उसी वक्त जबकि एक भरपूर सरमायाकारी होगी के इलेक्ट्रिक पे, और जिसके लिए ऑफर मौजूद है। CL यानी कि शंघाई इलेक्ट्रिक दुनिया की मानी जानी पावर कंपनी है जो कि कराची इलेक्ट्रिक को लेना चाहती है, मगर 2 हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद ये हो नहीं सका है। असद उमर साहब कहते हैं कि ये ऑप्शन अब भी अवेलेबल है। के जो बोर्ड के लोग हैं उनके मेंबर्स भी आए हुए थे, उसमें से जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग भी थे। उनके मुताबिक शंघाई अभी भी इसमें इंटरेस्टेड है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। मैंने सवाल पहला पूछा ये था कि इसमें इतनी डिले हो गई है, आर दे स्टिल इंटरेस्टेड, तो ये उनका जवाब था कि ये इंटरेस्टेड हैं। वो काम जो है बीच में उसके अंदर ये कोविड की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था, उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया गया है, काफी पेशरफ भी हुई है। 2 चीजें अब रह गई हैं जिनका रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर वो 2 चीजें रिजॉल्व हो जाएं तो शंघाई इलेक्ट्रिक की परचेज भी हो सकती है या कोई भी और खरीदना चाहे उसकी हो सकती है। एक मल्टी ईयर टैरिफ जो नेपरा ने डिटर्मिन करना है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है और वो एक ट्रिब्यूनल के अंदर जाना चाहते हैं अपील के लिए। और दूसरा ये जो फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं जो हुकूमत ने केई के देने, केई ने हुकूमत के देने, इन दोनों चीजों को रिजॉल्व करना है। अगर ये दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं तो वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो ट्रांजैक्शन हो सकती है। कल रहे 31 अक्टूबर 2016 को शंघाई पावर ने $1.77 करोड़ में अबराज ग्रुप से के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर खरीदने का ऐलान किया था। शंघाई पावर ने के इलेक्ट्रिक का मुमकिन इंतजाम संभालने के बाद बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील निज़ाम में बेहतरी के लिए फौरी तौर पर $9 अरब की सरमायाकारी का प्लान भी पेश किया था, लेकिन नेपरा ने बिजली के जो नर्म मुकर्रर किए और जो केई के जो रिसीवेबल्स के मसाइल हैं इन सबको एक डेडलॉक ने जन्म दिया और 3 हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद ये मसला भी हल नहीं हो सका है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मसाइल के हवाले से हालिया दिनों की डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई यकीनन सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि हालिया हमें सालों में देखने में आई है। इस पर बात करते हैं और आज हमने इसके लिए दावत दी है। जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान हैं। इस पूरे मामले में वो के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई में शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। ये फरमाइएगा कि अपेरेंटली लगता है कि के इलेक्ट्रिक के मसाइल के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ब्रेक थ्रू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब खुद इसकी इस लीगल एक्शन के ज़रिए बाकायदा वो इसकी समाअत कर रहे हैं और इसकी कॉग्निजेंस ली हुई है। और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं पहली बार उम्मीद की किरण पैदा हुई है। आप भी होपफुल हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी होपफुल हैं? जी बिल्कुल, मेरे अंदाजे में इस वक्त इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिक और जो कराची के लोगों को जो मसाइल हैं
बिजली के, उसकी एक सोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी पेश होगी 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको पता है कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सो मोटो एक्शन लिया था लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए, और जो बिजली के मसाइल हैं जो कराची के लोगों को दरपेश हैं उनकी सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो कल जो एक मीटिंग हुई उसमें जितने स्टेक होल्डर्स थे, हुकूमत के भी जो जितनी डिपार्टमेंट्स थी, प्रोविंशियल हुकूमत की भी जो डिपार्टमेंट्स थी, के इलेक्ट्रिक और जो शेयर होल्डर्स थे के इलेक्ट्रिक के, उनको भी एक ही कमरे में हदायत दी गई कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढें, और ये जो मसाइल हैं आपके सामने जो पिछले 5 साल से आप हल नहीं कर सके उनको हल करें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि 3 मेजर इश्यूज हैं जरूर सिर्फ रह गए, जरूर जिन पे सुप्रीम कोर्ट की जो रिप्रेजेंटेशंस हुई थी उसमें जो सामने आए। एक तो ये है कि कुछ जो पैसे हैं के इलेक्ट्रिक ने देने हैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के, और कुछ पैसे हैं जो कि वाटर बोर्ड ने देने हैं के इलेक्ट्रिक को। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी या सुई सदर्न गैस कंपनी अली जफर साहब? सुई सदर्न गैस कंपनी जी, सुई सदर्न गैस कंपनी जी। सो सुई सदर्न गैस कंपनी के पैसे और कुछ जो बोर्ड ने इलेक्ट्रिक के देने हैं। इसी तरह कराची इलेक्ट्रिक ने CCPO के देने हैं पैसे, और जो फेडरल हुकूमत ने कुछ पैसे देने हैं के इलेक्ट्रिक को। उन सब के डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं बहुत साल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये चूंकि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मसला है, इसलिए आप बैठें और एक दूसरे के जो लेन देन के मामले हैं उनको सेटल करें, क्योंकि जब तक ये लेन देन के मामले सेटल नहीं होंगे ना कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और ना ही नया बायर अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है वो लेके आ सकेगा। इसी तरह नेपरा के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, टैरिफ के इश्यूज हैं जो कि पेंडिंग हैं, और नेपरा ने बहुत सालों से उसके फैसले नहीं किए। वो भी फैसले करने अब नेपरा को करने पड़ेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। ये सारे मसाइल हैं जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और एक सोल्यूशन लेके आएँ, जिसपे मंडे को एक मीटिंग है स्टेक होल्डर्स की इस मामले इस सिलसिले में, तो उम्मीद ये है कि 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ये चारों मसले जो हैं उनके सॉल्यूशंस, उनकी कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ये स्टेक होल्डर्स पेश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अली जफर साहब, ये जो स्प्रिट मैं देख रहा हूँ कि एक इतना बड़ा डेडलॉक, 3 हुकूमतें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर इंटरिम गवर्नमेंट, फिर इमरान खान की हुकूमत, और बराह रास्त कोशिशें प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की भी, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी। उसके बावजूद ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ, और जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट इसको लेके चल रही है और जिस तरह से इसको स्पेयर हेड कर रही है, ये बड़ी रिमार्केबल एग्जाम्पल है ना, जो अगर ये के इलेक्ट्रिक का मसला हल हो जाता है तो कई दूसरे मसाइल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करा के इसी फैशन में हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको हल कराएं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत अहम रोल है, क्योंकि मसला ये हमेशा ये होता रहा है कि डिस्प्यूट्स पैदा इसलिए होते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स एक कमरे में एक टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं करते, और उसकी वजह से डिस्प्यूट्स चले जाते हैं अदालतों में, और फिर वो साल चलते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना है, सबसे डिस्कशन करनी है, हर एक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने हैं, फिर ही हम आगे चल सकते हैं। तो अली जफर साहब ये बताइएगा, आप इस मामले में शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो शंघाई इलेक्ट्रिक की ऑफर थी, बल्कि जिनको कि हमने ज़ाहिर सिलेक्ट किया था, उनको हमने अवार्ड किया था ये मामला, आर दे स्टिल इंटरेस्टेड, सीरियसली इंटरेस्टेड? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर दुनिया में एक ऐसे ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा जहां बहुत सारे पेंडिंग डिस्प्यूट्स हों। तो जब तक ये जो 3-4 डिस्प्यूट्स हैं पेमेंट्स के, और नेपरा के जो टैरिफ्स के, और जो नेपरा के पास इन्वेस्टमेंट के मामले पड़े हैं, वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो शंघाई इलेक्ट्रिक की भी ये शर्त है कि आप ये रिजॉल्व करें, इनकी कोई सोल्यूशन ढूंढें, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और आपको पता है कराची इलेक्ट्रिक में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और शंघाई इलेक्ट्रिक एक ऐसी यूटिलिटी कंपनी है जो कि दुनिया में टॉप 3 में आती है, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है। तो चाहे शंघाई इलेक्ट्रिक हो या कोई और भी हो, वो उनको ज़रूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज किया है
ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں گورنمنٹ کے الیکٹرک کے، پروونشل حکومت کے، واٹر بورڈ کے، نیپرا کے، یہ سارے سالو ہوں تاکہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ نیا انویسٹر آ کے انویسٹ کر سکے. بہت شکریہ جناب علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی بھرپور، بہت مؤثر، بڑی قابل تحسین ایفرٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں کر رہی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وہ کیفیت جو کسی کے قابو میں نہیں ہے. کووڈ پاکستان میں پھر جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل رہا ہے، کئی گنا پچھلے 2 مہینوں میں بڑھ چکا ہے اور اعداد و شمار یقیناً انتہائی تشویشناک ہیں. ایک بار پھر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بار پھر کرونا جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل رہا ہے. روزانہ سینکڑوں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات بھی بڑھ رہی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 2304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 37 افراد انتقال کر گئے. پچھلے 24 گھنٹے میں ہر 40 منٹ بعد ہر ملک کے کسی نہ کسی حصے سے کرونا کے مریضوں کا جنازہ اٹھا. پچھلے 4 روز تباہ کن رہے ہیں. پیر سے جمعرات تک 7457 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 115 مریض انتقال کر گئے. انفیکشن ریٹ 6% ہو چکا ہے. کرونا کی دوسری لہر کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں. آج سے 3 ماہ قبل 13 اگست کو 626 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور 12 اموات ہوئی تھی. آج تقریباً 4 گنا زیادہ 2304 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 3 گنا زیادہ اموات ہوئی ہیں. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل رہا ہے تو اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں. 3 ماہ قبل 13 اگست کو ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,932 ہو رہ گئی تھی، جبکہ آج ایکٹیو کیسز کی تعداد 50% اضافے کے ساتھ 23,641 ہو چکی ہے. انفیکشن ریٹ 4% سے بڑھ کر 6% ہو گیا ہے. 3 ماہ قبل آج کی تاریخ میں پنجاب میں 128 کیسز اور 1 مریض کا انتقال ہوا تھا. آج پنجاب میں 601 نئے کیسز اور 17 اموات ہوئی ہیں. 13 اگست کو سندھ میں 360 نئے کیسز اور 9 اموات ہوئی تھی. پچھلے 24 گھنٹوں میں سندھ میں 980 نئے مریض سامنے آئے، 14 اموات ہوئی. 3 ماہ قبل کے پی میں یومیہ مریضوں کی تعداد 74 رہ گئی تھی. آج کے پی میں 214 کیسز رپورٹ ہوئے. اسی طرح بلوچستان میں 13 اگست کو صرف 18 نئے مریض سامنے آئے تھے جو آج بڑھ کر 74 ہو چکے ہیں. کرونا کی دوسری لہر نے اس وقت پوری دنیا کو بھی ہراساں کر رکھا ہے. صرف احتیاط، ماسک پہننا اور ہجوم سے دور رہنا ہی کرونا سے مؤثر بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے. بلا تفریق امیر و غریب اور ہر شخص کو کرونا اب پہنچ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اب پاکستان کے جو نامی گرامی یا پاکستان کی اشرافیہ ہے، کرونا اس میں صلاحیت کر چکا ہے. 75 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سمیت سیاسی رہنما اور درجنوں اہم نامور شخصیات کورونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں. 2 رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 8 اراکین انتقال کر چکے ہیں. آج ہی پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، جبکہ کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے. مرحوم کو 3 ہفتے قبل ہی کورونا کی تشخیص ہوئی تھی. تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون بلکہ ہر سیاسی جماعت میں کورونا کے متاثرین موجود ہیں. آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی بھی کورونا کے متاثرین میں شامل ہونے کی خبر سامنے آئی. پاکستان میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سیاست دانوں میں وائرس کا پہلا شکار پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی بنے تھے. پھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور نیر بخاری کو کورونا نے متاثر کیا. پچھلے ہفتے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی کورونا کا شکار ہوئے. اس سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما راشد ربانی کا اس دن انتقال ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کراچی میں PDMA کے جلسے کی میزبانی کر رہی تھی. حال ہی میں PTI کے رکن قومی اسمبلی علی زیدی، عامر لیاقت حسین اور ان کی اہلیہ بھی وائرس کا شکار ہو گئے تھے. گزشتہ ماہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا. ان سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، شہریار آفریدی، فرخ حبیب، تیمور سلیم جھگڑا پر بھی کورونا حملہ آور ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب،
इनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा सलमान रफीक, इंजीनियर अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, अताउल्ला तारड़ और निहाल हाशमी भी कोरोना से मुतासिर होने वालों में शामिल रहे हैं। मुल्क में बरकराफ्तारी से फैलता हुआ कोरोना, मरीजों में कई गुना इजाफा, अमवात में इजाफा, इस तशवीशनाक सूरत हाल में बात करने के लिए हमें फिर ज्वाइन करेंगी मोहतरमा डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, पाकिस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज़ की लीडिंग स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। कितनी आप कंसर्न हैं, क्योंकि हर रोज़ इजाफा हो रहा है और कई टाइम्स इजाफा हो गया है पिछले 3 महीनों के दौरान कोविड का। क्या हम फिर उसी जानिब बढ़ रहे हैं जो कि हमने मई जून में देखी पाकिस्तान में सूरत हाल? कामरान, इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो रही है और मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। देखिए, ऐसी कोई हैरत कुन बात भी नहीं है, क्योंकि चंद महीनों से हमें नज़र आ रहा था कि इसके शरह बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी और हर तरफ से हमें वार्निंग मिली थी। नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज़ सोसाइटी भी हमें वार्निंग दे रहे हैं, डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं। हर तरफ से पता चल रहा है कि इसकी जो SOPs लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और हालात बदलते जा रहे हैं, तो ये तो कभी काबू में नहीं आने वाली चीज़ है। तो जब ये नहीं आने वाली डॉक्टर साहब, तो ये बताइएगा कि इस साल ये कोरोना ईयर 2020 में अब इसके एंड में ये बात तो डिटरमिन हो गई है कि दुनिया अब टोटल लॉकडाउन को तो रिजेक्ट कर चुकी है। अब इकॉनमी को शट डाउन करना जो है वो बस में नहीं है। तो ये ऑप्शन जहाँ पे बंद हो रहा है, तो अब हम किस तरीके से इसको कंटेन करेंगे? देखिए, जब तक लोग फॉलो नहीं करेंगे तो ये तो इम्कानात है कि बीमारी फैलेगी। अब देखें, हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं डाली थी मैरिज हॉल्स में, बल्कि मैरिज हॉल्स खोल दिए थे और अब तो ये भी उसका उनके डायरेक्शन है कि 500 लोग शादी हॉल में तकरीब कर सकते हैं। भाई, 500 लोगों को आप फासला तो रखवा नहीं सकते हैं, ना शादी में कोई मास्क पहन के जाएगा। उसके अलावा जो सियासती और मजहबी मजमे हो रहे हैं, जो इतने रैलीज हो रही हैं, तो उसमें तो जाहिर है कि बीमारी तो फैलेगी। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं वक्तन वक्तन मजमे हो रहे हैं हर तरह के, तो ये तो बीमारी फैलने वाली है हर हाल में। तो डॉक्टर साहबा, ये जो तरह की कोई पाबंदी नहीं आज है। जब हम ये नवंबर के एंड में बात कर रहे हैं, कोविड जब फरवरी में 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला शख्स डिटेक्ट हुआ था, फिर मार्च अप्रैल मई में हमने पीक देखी, जून में पीक देखी। उस वक्त की प्रिपेयर्डनेस और आज की पाकिस्तान की जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारी साइंस की, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उसमें कितना फ़र्क है? इस वक्त बीच में तो कुछ फ़ायदा हो गया था, यानी कि बीमारी के लेवल्स कुछ कम हो गए थे और लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए। पार्टियां शुरू हो गई, शादियां तकरीबें शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो तैयारियां थी, जो हमारे हम इक्विप्ड थे मई जून में, उसके मुकाबले में हम कितने इक्विप्ड हैं उसी लेवल की एक पेंडेमिक को फेस करने के लिए मेडिकली? नहीं, इस वक्त बहुत कम हो गए, क्योंकि उस वक्त इतने लोग रिलैक्स हो गए, हॉस्पिटल भी रिलैक्स हो गए कि बहुत सारी जगहों पर ये बेड्स भी बंद हो गए। बल्कि इमरजेंसी रूम्स में एक और रिलैक्सेशन हो गया, हर तरह के मरीज़ आने लगे, जो कि होना चाहिए था, लेकिन उसके वजह से कोविड की टेस्टिंग भी कम होने लगी, लोग रिलैक्स हो गए और उनके घरों में अगर फैमिली में किसी को कोविड हो गया तो फिर उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही थी। अगर एक बंदे को हुआ और फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं, हम टेस्टिंग भी नहीं कराएंगे, तो लेबॉर्ट्रीज में भी ये कम हो गई। ये बहुत सारी इसकी वजूहत हैं और हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये इस साल की आखिर तक तो रहने दें, उसके बाद भी 2021 में भी इस रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ज़्यादा बीमारी फैलेगी, ज़्यादा अमवात होंगे, हॉस्पिटल्स पे बोझ पड़ेगा। डॉक्टर्स जैसे पहले भी बहुत सारे मौत के मुंह में आ गए, अब और ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल ये वक्त है अभी भी लोगों को
अपने आप को संभालने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, इन्फेक्शियस डिजीज़ की लीडिंग स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.